ये कहानी एक ऐसे अमीर उद्योगपति की है जो अपनी दिवंगत पत्नी की याद में अकेलेपन से जूझते हुए अपनी पुरानी कोठी में लौटता है और वहां उसे एक बेसहारा विधवा मिलती है जो अपने दो छोटे बच्चों के साथ बिना इजाजत के उस सूनी पड़ी कोठी में रह रही थी। फिर उस अमीर ने जो किया वो इंसानियत की मिसाल बन गया। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए अंत तक जरूर पढ़ें। दोपहर की तेज धूप में अर्जुन मेहरा की काली लग्जरी कार जब कच्चे रास्ते से गुजरती हुई सुखदेव निवास के मुख्य द्वार की ओर मुड़ी तो उड़ती धूल ने पीछे का नजारा धुंधला कर दिया। इंजन की आवाज उस खामोश गांव में अजीब सा शोर मचा रही थी, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन के मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। ये कोठी सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि उन दिवंगत पत्नी अनन्या के सपनों का वो आशियाना था जो अब उनकी यादों का शांत संग्रहालय बन चुका था। 6 साल पहले उन्होंने इसे अनन्या के लिए खरीदा था, जो शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ शांत जीवन जीना चाहती थी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। 3 साल पहले एक हादसे में अनन्या उन्हें छोड़कर चली गई और तब से ये कोठी अर्जुन के लिए एक पवित्र जगह बन गई थी, जहां वो सिर्फ उसकी पूर्ण तिथि पर अकेले आते थे। कार से उतरते ही अर्जुन ने गहरी सांस ली। उम्मीद थी कि यहाँ की ताजी हवा उनके भारी मन को सुकून देगी, लेकिन जैसे ही नजर मुख्य द्वार पर पड़ी, उनके कदम ठहर गए। ये क्या है? उनके होठों से विश्वास भरा सवाल निकला। जिस लोहे के गेट पर जंग लगी थी, वो अब ताजे हल्के हरे रंग से चमक रहा था। वही रंग जो अनन्या को सबसे ज्यादा पसंद था। अर्जुन की भौहें सिकुड़ गई। जहाँ जंगली झाड़ियां होनी चाहिए थी, वहां अब साफ सुथरी घास और लाल पीले गुलाब के फूल लगे थे। कोठी की खिड़कियां धूल से मुक्त होकर धूप में चमक रही थी। एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। क्या कोई उनकी इजाजत के बिना उनकी यादों के इस मंदिर में घुस आया था? गुस्से और जिज्ञासा के मिश्रित भाव के साथ अर्जुन ने गेट को धक्का दिया। गेट बिना चरमराहट के खुल गया, जैसे किसी ने हाल में ही उसके कब्जों में तेल डाला हो। अंदर कदम रखते ही बच्चों की हंसी सुनाई दी। वो इतनी जीवत थी कि अर्जुन को लगा शायद वो सपना देख रहे हैं। वो तेज कदमों से बरामदे की सीढ़ियां चढ़े और मुख्य दरवाजे पर रुक गए। सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके शानदार ड्राइंग रूम में, जहां खामोशी का राज होना चाहिए था, वहां जीवन सांस ले रहा था। एक छोटी बच्ची सिया हाथ में पुरानी गुड़िया लिए दौड़ रही थी। फर्श पर रिया नाम का नन्हा बच्चा घुटनों के बल चल रहा था और सोफे के पास एक युवती सृष्टि कपड़े तय कर रही थी। कमरे में अब बासी हवा की जगह ताजे खाने और अगरबत्ती की खुशबू थी। अर्जुन के जूतों की आवाज सुनकर सृष्टि ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक पल सुकून था जो अर्जुन को देखते ही डर में बदल गया। उसके हाथ से टोकरी छूट गई और कपड़े बिखर गए। आप कौन हैं? अर्जुन की आवाज में कड़ापन था। और आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? सृष्टि का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपते हाथ जोड़कर आगे बढ़ी। माफ कीजिए साहब, मैं सब समझाती हूँ। अर्जुन का गुस्सा उफान पर था। वो यहाँ शांति की तलाश में आए थे, अपनी पत्नी की यादों में डूबने, लेकिन यहाँ तो किसी ने उनकी दुनिया पर कब्जा कर लिया था।
क्या समझाएंगी आप? ये ट्रेस पॉसिंग है, मुझे पुलिस बुलानी होगी। पुलिस सुनते ही सिया माँ के पीछे छुप गई और रिया जोर से रोने लगी। सृष्टि की आंखों में आंसू बहने लगे। वो घुटनों पर बैठ गई। नहीं साहब, प्लीज पुलिस मत बुलाइए। मेरे पति गुजर गए, काम छूट गया, मकान मालिक ने बारिश में घर से निकाल दिया। हमारे पास कोई जगह नहीं थी, ये कोठी सालों से बंद थी। मैंने सोचा बस कुछ दिन जब तक कोई छत ना मिले तब तक यहाँ रुक जाऊं। उसकी बातें अर्जुन के कानों में गूंज रही थी, लेकिन दिल अभी सख्त था। तभी सिया ने धीरे से पूछा, माँ क्या हम फिर पुल के नीचे सोने जाएंगे? इस एक शब्द ने अर्जुन के दिल पर चोट की। अचानक अनन्या का चेहरा सामने आ गया, जो हमेशा कहती थी कि घर दीवारों से नहीं लोगों से बनता है और किसी बेसहारा को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। अर्जुन ने आंखें बंद की। जब खोली तो गुस्सा पिघल चुका था। तुम्हें पता है ये अपराध है सृष्टि। जानती हूँ साहब, लेकिन बच्चों की भूख और सर्दी ने मुझे अपराधी बना दिया। मुझे बस 10 दिन दे दीजिए, मैं वादा करती हूँ हम चुपचाप रहेंगे। अर्जुन ने नीले हरे गेट, फिर साफ कमरे और बेबस माँ की ओर देखा। इस घर में पहली बार उदासी की जगह जीवन की गर्माहट महसूस हो रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, सिर्फ 10 दिन, लेकिन मेरी शर्त है, तुम और बच्चे मेरी नजरों से दूर रहोगे। मैं यहाँ अनन्या की याद में आया हूँ, मुझे शोर नहीं चाहिए। तुम लोग पीछे के पुराने क्वार्टर में रहोगे। सृष्टि ने राहत की सांस ली और बच्चों को गले लगाया। भगवान आपका भला करे साहब, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। यह अजीब समझौता था। एक अमीर जो अकेला रहना चाहता था और एक बेघर परिवार जिसे बस छत चाहिए थी। अर्जुन को नहीं पता था कि ये फैसला उनके जीवन को कैसे बदलेगा, लेकिन उस पल के लिए सुखदेव निवास की दीवारों ने राहत ली। अगले दिन अर्जुन के लिए एक अजीब एकांत था। कोठी में अदृश्य दीवारें थी। एक तरफ वो ऊपर कमरे यादों में डूबे, दूसरी तरफ सृष्टि और बच्चे साए की तरह पीछे रहते। शाम को दाल रोटी की खुशबू आई, जो अनन्या के हाथ की याद दिलाती थी। रात में हल्की लोरी सुनाई दी। अर्जुन ने खिड़की से देखा, सृष्टि बच्चों को सुला रही थी। उनका दर्द सिर्फ व्यक्तिगत था, जबकि सृष्टि की लड़ाई जिंदगी से थी। रात में पानी पीने उतरे तो सृष्टि भी रसोई में थी। दोनों आमने सामने रुक गए। साहब आप यहाँ? मैं पानी लेने आई थी। रिया जाग गई थी। अर्जुन ने देखा उसके हाथ में एक गीला कपड़ा। वो क्या है? सृष्टि ने शर्म से कहा, सिया को रात में पेशाब हो गया था, मेरे पास डायपर नहीं, मैं धो रही थी। अर्जुन को अपनी अमीरी पर गुस्सा आया। तुम ठीक हो? सृष्टि हैरान हुई। मुझे कोई परेशानी नहीं। नहीं, तुम इस तरह बच्चों को नहीं पाल सकती, तुम्हें नौकरी चाहिए। अगले दिन अर्जुन नीचे आए। सृष्टि ने उन्हें देखकर किनारे हट गई। कल रात की बात पर सोचा, 10 दिन में तुम छत नहीं ढूंढ पाओगी, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तुम कोठी की देखभाल करोगी, बच्चों के साथ यहीं रहोगी। सृष्टि की आंखें चौड़ी हुई। साहब, मैं सिर्फ घरेलू काम जानती हूँ, यही तुम्हारा काम होगा। इस घर की देखभाल जो अनन्या का सपना था। तुम यहाँ सफाई करती हो और मुझे पहली बार लगा ये घर सच में सुखदेव है। ये गेट किसने रंगा? मैंने साहब, हरा रंग पुराना था, मैंने बाजार से लाकर पोता। अर्जुन ने सिर हिलाया। वो रंग अनन्या का पसंदीदा था। देखो सृष्टि, ये नौकरी है, भीख नहीं। मैं तुम्हें हर महीने 7,000 दूंगा। तुम रघुवीर जैसे लोगों से मुझे बचाओगी।
तुम सीधे मुझसे बात करोगी। तुम इस कोठी की देखभाल करने वाली हो। सृष्टि के लिए ये जीवन दान था। आंसू बहते हुए बोली, साहब मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? भरोसा नहीं, ये व्यापार है। तुम मुझे शांति और सुरक्षा दोगी, मैं तुम्हें वेतन और छत। धोखा दिया तो जाना होगा। सृष्टि ने सिर हिलाया। मैं मानती हूँ। दिन गुजरते गए। अर्जुन को अब सुबह फूलों की खुशबू और सृष्टि का हाथ की चाय मिलती। वो ऊपर कमरे में रहते, लेकिन अब नीचे आने से नहीं डरते। मीरा की हंसी अब शोर नहीं सुकून था। रिया की हंसी अब शोर नहीं सुकून था। एक शाम अर्जुन को सीने में दर्द हुआ। उनका दिल अनियमित धड़कने लगा। ब्रीदिंग डिवाइस दूर था, आवाज नहीं निकल रही थी। तभी सृष्टि ऊपर आई, दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं तो खोलकर देखा। अर्जुन पसीने से तर थे। वो भागी, डिवाइस लाई, सहारा देकर लिटाया और शांत होने को कहा। जब अर्जुन सामान्य हुए तो बोले, मुझे एरिथमिया है। अनन्या के जाने के बाद तनाव में होता है। डॉक्टर ने कहा शांति और साथ चाहिए। सृष्टि ने पानी दिया। मुझे नहीं पता था, तुमने मुझे बचाया सृष्टि। अगर तुम ना होती तो शायद मैं चला जाता। इस घटना ने दूरी मिटाई। अब अर्जुन नीचे ज्यादा समय बिताते। सिया उनके पास आकर खेलती। अर्जुन को सुकून मिलता। एक दोपहर अर्जुन सृष्टि के पास गए। वो कपड़े धो रही थी। तुम बहुत ईमानदार हो, इस कोठी को अपना घर समझती हो। सृष्टि बोली, ये एहसान है साहब। मैंने गेट हरा इसलिए किया क्योंकि अनन्या मैडम की तस्वीरों में हरा पसंद था। अर्जुन हैरान, तुम अनन्या को कैसे जानती हो? पहले यहाँ आई तो लाइब्रेरी में उनकी तस्वीर देखी। उनकी आंखें इतनी भोली थी कि लगा वो मुझे माफ कर देंगी। अर्जुन की आंखें नम। अनन्या दयालु थी। उनके जाने से जीवन खत्म हो गया। मेरा दिल बैठ जाता है। सृष्टि बोली, माफ करना, लेकिन आप अकेले नहीं। पीछे देखिए, रिया आपके जूते से खेल रही थी। सिया हंस रही थी। अर्जुन को लगा जीवन अभी भी है। इसी बीच पुराना चौकीदार बलराम इस रिया से जल रहा था। उसने गांव वालों के साथ आकर अफवाह फैलाई, साहब ये विधवा चरित्रहीन है, आपको फंसा रही है। अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, ये मेरी कर्मचारी है, मेरे घर में रह रही है। अफवाह फैलाई तो मानहानि का केस करूंगा। बलराम चुप हो गया। रात में सृष्टि ने धन्यवाद दिया। अर्जुन बोले, मैंने घर का सम्मान बचाया, अब फैसला कर लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम और बच्चे यहीं रहोगे। समय बीता। अर्जुन का स्वास्थ्य सुधरा। एक शाम बरामदे में चांदनी में अर्जुन बोले, अनन्या चाहती थी मैं खुश रहूं। मैंने इस कोठी को संग्रहालय बनाया, लेकिन भूल गया वो जिंदा दिल थी। तुमने इसे जिंदा किया, मुझे भी जिंदा किया। जब दिल घबराता है तुम होती हो। सिया रिया को देखकर लगता है जीवन का दूसरा मौका है। मैं तुम्हें नौकरी नहीं सम्मान देना चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सृष्टि स्तंभ, साहब मैं इस लायक नहीं, आप अमीर, मैं साधारण, लोग क्या कहेंगे? अर्जुन ने हाथ थामा। लोग छोटे सोचते हैं। मुझे तुम्हारी सरलता, ईमानदारी, ममता से प्यार है। तुम मेरी शांति हो। क्या मेरा जीवन स्वीकार करोगी? सृष्टि ने आंसू बहाते हाँ कहा। कुछ हफ्तों बाद सुखदेव निवास फूलों से सजा। गांव में सादा विवाह हुआ। सृष्टि लाल साड़ी में, अर्जुन शेरवानी में। 7 फेरे लिए।
सिंदूर भरा, गांव तालियां बजा उठा। अर्जुन ने सृष्टि को गले लगाया, अब तुम मेरी पत्नी हो हमेशा के लिए। सृष्टि बोली, आपने मुझे सम्मान दिया। सुखदेव निवास ने आखिरकार अपना नाम सार्थक किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।